हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम आए हैं अध्याय 3 के साथ। अर्थशास्त्र का अध्याय 3 और अध्याय का नाम है मुद्रा और साख, यानी कि मनी एंड क्रेडिट। मुद्रा और साख दो शब्द हैं जिनके बारे में हमारा पूरा अध्याय है। और एक शब्द है मुद्रा और दूसरा है साख। तो हम जो है देखेंगे मुद्रा, और ये है मुद्रा और ये है साख। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। ये आप सब जानते हैं कि विनिमय का माध्यम हमारे देश में मुद्रा है। आप अपने आसपास में देख सकते हैं कि जो भी चीज आप चाहे वो, अगर आपके पास मुद्रा है तो आप किसी भी चीज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेन देन जो है वो कर सकते हैं। हमारे देश में लेन देन करने का साधन क्या है? मुद्रा है। लेन देन करने का साधन हमारे देश में मुद्रा है। लेकिन हम देखते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। यदि मान लो आपके पास पैसा है तो आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूरत की चीजें खरीदने खरीदने के लिए करता है। और एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इसे मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखेंगे। इस चित्र को आप ध्यान से देखें। इसमें देखिए, अब यहाँ से जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूता का सीधा गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। यानी कि अगर जो जूता खरीदने वाला व्यक्ति है और उसको अगर गेहूं खरीदना होता और बीच में मुद्रा नहीं होती तो उसको गेहूं जूते के बदले में गेहूं लेने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था। तो इसमें हम देखते हैं उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो। इसे क्या कहा जाएगा? इसे आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग क्या है? कि जिसमें दोनों पक्ष जो है चीजें खरीदना चाहते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति ने जूता बेचना है और गेहूं खरीदना है तो गेहूं वाले व्यक्ति को जूते की आवश्यकता हो। तो जब दोनों को सेम चीजें जो है एक दूसरे की खरीदने बेचने के लिए सहमति हो तो इसे कहा जाता है आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय का होता है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? जिसमें मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता हो, वहां आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना अनिवार्य है। आगे हम देखते हैं कि इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म कर देते हैं। फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वो एक ऐसे किसान को जो न केवल उसके जूते, आगे हम देखेंगे, ना केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे। उसे केवल अपने जूते के लिए क्या है, यहाँ पर देखेंगे, अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूता मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। अब है मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। यानी कि मुद्रा क्या है ना? मुद्रा की क्या प्रक्रिया है? तो मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। यानी कि सरकार के द्वारा एक वस्तु जिसको विनिमय के लिए वैध ठहराया जाता है उसको हम साधारण भाषा में मुद्रा कहते हैं। ठीक है। और मुद्रा का कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम बनना या विनिमय का माध्यम करना। आगे हम देखते हैं मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा जो है, पहले अगर हम देखें तो पहले मुद्रा सिक्कों के रूप में होती थी और उसके बाद जो है अनाज के रूप में, पशु के रूप में, सोना, चांदी, तांबे जैसी धातुओं का चलन था। लेकिन इन सब बातों का जो है चलन पिछली सदी में था, अब इनका चलन नहीं है। अब फिलहाल मुद्रा में किसका है? करेंसी। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? करेंसी, जिसमें
कौन कौन शामिल है, जिसमें कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, इसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी। अनाज और पशुओं की तरह वे रोजमर्रा की चीजें भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा इस प्रकार का अपना कोई भी इस्तेमाल नहीं है। आगे हम देखेंगे, अब जो है भारत में जो मुद्रा है उसको जारी कौन करता है, करेंसी को जारी करने का अधिकार किसके पास है। हम देखेंगे भारत में रिजर्व बैंक क्या करता है, रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। अब हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी जारी कौन करता है, यानी कि नोट जारी कौन करता है। तो कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसको आरबीआई बोलते हैं। तो ये रिजर्व बैंक जो है हमारे करता हमारे देश में, है ना। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो यहाँ पर देखेंगे कि किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है, केवल और केवल किसको है, हमारे भारतीय रिजर्व बैंक को। ठीक है, उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है बैंकों का निक्षेप। बैंकों का निक्षेप क्या होता है कि लोग जो है अपने पास जो मुद्रा रखते हैं, रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, अपनी उस करेंसी को जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करके, और वो क्या करते हैं फिर उसको अतिरिक्त जो नगद है उसको बैंकों में अपने नाम का खाता खुलवाकर उसमें जमा कर देते हैं। और ये बैंक जो है ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर क्या करते हैं, सूद देते हैं, यानी कि उस पर इंटरेस्ट जो है उनको मिलता है। किसको मिलता है, जमा करने वाले व्यक्ति को इंटरेस्ट मिलता है। तो वो ब्याज जो है बैंक उसको दे देता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी दी जाती है। बैंक खातों में जो धन जमा होता है उसको मांग के जरिए निकाला जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मांग जमा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता है, मांग जमा क्या है। मांग जमा क्या है कि एक व्यक्ति के द्वारा बैंक में जो धन जमा किया जाता है, जिसको मांग के जरिए निकाला जाता है, उसको क्या कहा जाता है, मांग जमा कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मांग जमा जो है, आपकी जो मांग जमा है, यानी कि जो आपने बैंकों में अपना पैसा जमा करवाया है उसको आप विभिन्न माध्यमों से आप उसको निकाल सकते हैं, उसका भुगतान कर सकते हैं भुगतानकर्ता को। जिसमें मैंने अभी बताया कि एक आप बैंक में जाकर कोई भी अगर आपका अकाउंट है तो उस अकाउंट में वो जो है आप बैंक में जो पैसे निकलवाने की स्लिप है उसको भरकर आप बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं। और दूसरा आप जो है क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से देखेंगे हमने नगद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान करने के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। और चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। अब हम देखेंगे ये चेक जो है, आप देखें ध्यान से, ये चेक है। इस चेक में देखें यहाँ पर जो है पेई जो है, यहाँ पर जिस व्यक्ति को आप पे कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, उसका नाम लिखा जाता है। और यहाँ पर आप जो है जो जितने पैसे निकलवाने हैं उसको यहाँ पर आप जो है शब्दों में लिखेंगे और यहाँ पर आप इसको अंकों में लिखते हैं। और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर लिखा होता है और यहाँ पर बैंक की शाखा लिखी है और नीचे ये यहाँ पर आपका होता है चेक नंबर। और यहाँ पर जिस व्यक्ति का अकाउंट है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं और यहाँ पर आप उसको डेट लिख सकते हैं। ठीक है, और जब आपने किसी व्यक्ति को चेक के जरिए भुगतान करना है तो आपको जो चेक बुक आपके अकाउंट की मिलती है उसके जरिए आप उसको ये कागज का जो चेक जो है इसको आप बनाकर उस व्यक्ति के नाम से दे सकते हैं और वो व्यक्ति इसका नगद भुगतान कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर अकाउंट पे ही करके लिखते हैं तो ये जो है उसके बाद ये चेक जो है उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के नाम से आप देते हैं उसके अकाउंट में चला जाता है और वो उसके बाद उसको वहां से निकलवा सकता है। तो ये है चेक के द्वारा भुगतान करने की प्रक्रिया जो हमारे देश में उपलब्ध है। यानी कि अगर किसी को आप नगद भुगतान नहीं करना चाहते, चेक के जरिए करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। अब हम आते हैं बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों पर कि ऋण क्या होता है, क्रेडिट जिसको आप लोन भी बोल देते हैं। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां क्या है। अब बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हम देखेंगे कि बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं,
ये एक दिलचस्प क्रियाविधि है जिसको हम अब समझेंगे। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नगद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं हम, आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकलवाने की संभावनाओं को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। चूंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नगद निकालने आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नगद से आराम से चल जाता है। यानी कि मान लो अगर बैंक में किसी जमा जो करवाया गया पैसा है वो 100% है, तो उसका 15% बैंक अपने पास रखता है, और उसमें से जो उसके पास बचा जो 85% यानी कि 85% जो उसका पैसा है उसका क्या करते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को यानी कि 85% ऋण को क्या करेगा, ऋण देने के लिए इस्तेमाल करेगा। विभिन्न आर्थिक जो है गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। हम देखते हैं कि आप अपने आसपास के जीवन में देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो लोन लेते हैं, कोई बाइक के लिए, कोई गाड़ी के लिए, कोई घर के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई शादी के लिए, कोई फसल के लिए, है ना। अलग अलग चीजों की जो है ऋण की डिमांड बढ़ती जाती है। तो बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि बैंक जमा राशि का इस्तेमाल किस कार्य के लिए करता है। तो बैंक जमा राशि का इस्तेमाल किसके लिए करता है, ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो इसका इस्तेमाल करता है। तो इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है जमा करता है, जिन्हें राशि की जरूरत है, कर्जदार यानी कि जिस व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है जो जमा करता है उसको जमा करता कहते हैं, और जिसको पैसे की आवश्यकता है और जो ब्याज लेता है, जो लोन लेता है, उसको कर्जदार कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि बैंक क्या करता है, दोनों के बीच मध्यस्थता का काम करता है। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का मुख्य स्रोत है। आप देखेंगे इस चित्र को आप ध्यान से देखें। इस चित्र में दिखाया गया है जो बात हमने समझी है, इस बात को आप अच्छे से उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाते हैं। आप ध्यान से देखें, ये हमारे पास कौन है, ये जो व्यक्ति खड़े हैं ये है जमाकर्ता। यानी कि इन व्यक्तियों के पास जो अपना जितना इनके पास पैसा था, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद महीने के अंत में जो इनके पास पैसा बचा, ये लोग क्या करते हैं, उस पैसे को लोग बैंक में जमा कर देते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। और बैंक क्या करता है, इन लोगों का पैसा अपने बैंक में जमा करता है, और उसके बदले में लोग जो हैं क्या करते हैं, अपने धन को भी निकलवा सकते हैं और ब्याज भी पाते हैं। यानी कि उनका अपना पैसा तो मिलता ही मिलता है उनको, उसके साथ बैंक उनको कुछ परसेंट ब्याज भी देता है। यानी कि जिन्होंने जमा किया उनको ये फायदा हुआ, उन्होंने पैसा जमा, अपना उनका पैसा सुरक्षित है और साथ में उनको ब्याज मिल रहा है। ये जो पैसा है ये क्या है, बैंक की आय है। अब हम देखेंगे कि जो बैंक में जिन लोगों ने पैसा जमा करवाया, मान लो उन्होंने 100% आपका 100 रुपए जमा करवाते हैं, हम 100 रुपए का एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लो 100 रुपए जमा करवाए हैं, तो 100 रुपए में से बैंक अब क्या करेगा, 15 रुपए अपने पास रखकर बाकी जिन व्यक्तियों को, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी इनकम कम है और जिनको समय समय पर ऋण की आवश्यकता होती है, तो वो जो व्यक्ति हैं, वो ये व्यक्ति हैं, ये कौन कहलाते हैं, ये कर्जदार कहलाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये बैंक से ऋण लेते हैं। ये क्या है, बैंक से ऋण लेते हैं, और जब बैंक से ऋण लेते हैं और जब बैंक को पैसा वापस करते हैं, जो पैसा लेते हैं उस पैसे को वापस करते हैं, तो वो ब्याज के साथ बैंक को वापस करते हैं। बैंक को क्या देते हैं, ब्याज देते हैं। तो अब हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो जमा करता है उसको भी बैंक ब्याज देता है और इनसे ब्याज लेता है। ठीक है, तो बैंक जो जमा करता है उनको ब्याज देता है, मान लो उदाहरण के लिए 5%, और जो कर्जदार हैं उनसे ब्याज लेता है, कितना लेता है, 10%। अब 10 और 5 के बीच में जो अंतर बच गया 5% का, वो है बैंकों की आय, वो इस बैंक की आय है। ये जो है बैंक इस प्रकार से जमाकर्ता और कर्जदार जो है उसके बीच में मध्यस्थता का काम करता है, और बैंक की जो है इस प्रकार से दोनों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करते हुए उसकी आय होती है। ठीक है, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। अगला टॉपिक हमारा है साख की विभिन्न स्थितियां, कि साख की क्या स्थिति है, अलग अलग स्थिति। साख यानी कि क्रेडिट यानी कि लोन,
हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में हम ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। ठीक है, अब हम दो एग्जाम्पल के साथ इनको देख सकते हैं। ये दो एग्जाम्पल हैं त्योहार के मौसम में कि अब देखेंगे, ये सलीम का एग्जाम्पल है, इसको सलीम के एग्जाम्पल को ध्यान से समझेंगे कि अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता का नाम क्या है? सलीम। सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3,000 जोड़ी जूते की मांग आती है जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है और उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी से चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वायदा करता है। दूसरा, वह इसे बड़े व्यापारी से क्या करता है? इस बड़े व्यापारी से जिस व्यापारी ने जूते का जो है ऑर्डर दिया है उससे क्या करता है? 1,000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वायदा करता है और महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है और उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है। ठीक है, ये सलीम का एग्जाम्पल है। अब सलीम के एग्जाम्पल में क्या था? सलीम उत्पादन के लिए क्या करता है? कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है और ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों और उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है और वो इससे क्या करता है? अपनी कमाई बढ़ाता है। इस प्रकार ऋण एक सकारात्मक भूमिका निभाई, यानी कि इसने जो पहले एडवांस लिया और जो है कार्य को बढ़ाने के लिए चमड़ा व्यापारी से भी लिया और तो ये क्या है? जिसने जो ऋण लिया उस ऋण ने इसके जीवन में इसकी इनकम को बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक भूमिका निभाई। लेकिन ऋण की हमेशा सकारात्मक भूमिका नहीं होती, उसकी नकारात्मक भूमिका है। अब उसकी नकारात्मक भूमिका को हम सपना के केस में देखते हैं। एक छोटी किसान सपना अपनी 3 एकड़ क्या है? 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वह उस उम्मीद पर फसल तैयार करने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण ले लेती है। ठीक है, फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि सपना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयां छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल सपना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल सामान्य फसल रहती है लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना पहला कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है और उस कर्ज को चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। तो इस प्रकार जो वो कर्ज में फंस गई, इसको क्या कहेंगे हम? कर्ज जाल। क्या बोलते हैं इसको हम? कर्ज जाल। ये जो है ये क्या है? कर्ज की यानी कि ऋण की एक नकारात्मक परिस्थिति है कि उसने जो है वो पैसा वापस नहीं दे पाई और वो एक नकारात्मक परिस्थिति में फंस गई। इस मामले में हम क्या देखेंगे कि इस मामले में ऋण जो है कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक है और इस परिस्थिति को क्या कहा जाता है? ऋण कर्ज जाल, है ना, या कर्ज जाल भी बोल देते हैं इसको खाली। तो अब हम आगे देखते हैं कि ऐसे जो है दो हमने इसके एग्जाम्पल देखे, दो परिस्थितियां होती हैं। एक क्या है? सामान्य परिस्थिति जिसमें सकारात्मक, जो सलीम का एग्जाम्पल दिया, और एक सपना का जिसने नकारात्मक, उसका हमने एक एग्जाम्पल दिया। अब हम देखते हैं ऋण की शर्तें कि जो ऋण लिया जाता है उसकी शर्तें क्या है। ठीक है, जब भी हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि जब भी लोन लिया जाता है या किसी से पैसे लिए जाते हैं तो उसको हमें समर्थक जो है कुछ चीजें देनी पड़ती है, समर्थक ऋणाधार जिसको बोलते हैं। तो जैसे मान लो गिरवी रखते हैं तो किसी वस्तु को पहले गिरवी रखा जाता है, उसके बदले में पैसे मिलते हैं। तो अब हम इस टॉपिक पे आते हैं, ऋण की। इस टॉपिक का नाम क्या है? ऋण की शर्तें। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है और जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधार दाता कोई ऋणाधार यानी कि कोई वस्तु गिर रखता है की मांग कर सकता है। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या बढ़ गया? समर्थक ऋणाधार क्या है? समर्थक ऋणाधार क्या है? जिसमें मालिक कर्जदार है लेकिन उधारदाता को गारंटी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे जब तक
क्या होता है कि जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता, यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता, तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। जैसे कि क्या क्या रख सकते हैं हम, गिरवी जमीन, बैंकों में जमा पूंजी यानी कि एफडी वगैरह जो होती है, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं, जिनका प्रयोग कर्ज लेने के लिए कौन करता है? कर्जदार करता है। जैसे ये मकान का ऋण है, अगर मकान का ऋण लेना है तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ ऋण की शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, और उस ऋण की शर्तों को पूरा करने के बाद ही आपको ये मिलता है। जैसे यहाँ पर ये लिखा है कि ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या है? ऋण की शर्तें क्या है? क्या क्या है ऋण की शर्तों के एग्जाम्पल? ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके, ये सारे क्या है? ऋण की शर्तें हैं। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण अवस्था में काफी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग हैं। आप देख सकते हैं आगे हम यहाँ पर देखेंगे विविध प्रकार के साख का प्रबंध। ये एक गांव का एग्जाम्पल है, और इस गांव के अलग अलग जो है ये उदाहरण दिए हैं। ये है सबसे पहला उदाहरण हम देखेंगे श्यामल का, जो क्या करता है, इस कहानी को पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको समझेंगे। श्यामल का कहना है कि उसे अपनी 1.5 एकड़ जमीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की जरूरत पड़ती है। कुछ साल पहले वह गांव के महाजन से ऋण लेता था, जिस पर उसे 5% मासिक ब्याज देना पड़ता था। पिछले कुछ वर्षों से श्यामल गांव के कृषि व्यापारी से 3% मासिक दर, यानी कि पहले 5 पे लेता था, अब 3 पे लेने लग गया। जुताई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधी आगतें मुहैया कराता है, जिसे फसल तैयार हो जाने पर वापस करना पड़ता है। ये अलग अलग शर्तें हैं, आप देखेंगे। और ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेता है। इसमें क्या है? ऋण की शर्त वादा लेता है कि वह अपनी फसल उसी को बेचेगा। इस तरह व्यापारी निश्चित है कि ऋण की अदायगी समय से हो जाएगी। फसल की कीमतें फसल काटते समय कम होती है, इसलिए वह किसानों, यानी कि इसमें ये जो कहानी है इसकी शर्त क्या है कि उस जिसको कर्ज दिया जाता है उससे इस बात का वादा लिया जाता है कि जब आपकी फसल होगी तो फसल जो है केवल जिसने आपको ऋण दिया उसी को आप बेचेंगे। अब हम दूसरी कहानी पर चलते हैं। अब हम वरुण से मिलते हैं, जो एक किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है। अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है। अरुण सोनपुर के उन लोगों में से है जिसे खेती के लिए बैंक से ऋण मिला है। इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 8.5% है, और इसे अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है। यानी कि इसने बैंक से लिया है और 3% का है, और उसे कभी भी लौटाया जा सकता है। अरुण की योजना है कि वह फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर इस ऋण की अदायगी कर देगा। वह बाकी आलू की फसल को शीत भंडार गृह में रखकर बैंक से इसके बदले नया ऋण लेने की दरखास्त देना चाहता है। बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार है जो पहले भी खेती के लिए उसे ऋण ले चुके हैं। यानी कि इसमें ऋण का आधार उसने क्या बनाया है? अपने आलू जो उसने भंडार गृह में रखे हैं उसके ऊपर वो आगे और भी लोन जो है बैंक से लेना चाहता है। तीसरी हम कहानी हमारे पास आ जाती है रमा की। रमा निकट के गांव में खेती मजदूर के रूप में काम करती है। साल में कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता और उसे अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ने पर या परिवार में किसी समारोह में खर्च करने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर, जो सोनपुर का मध्यवर्ती भूस्वामी आश्रित है, भूस्वामी उसे 5% मासिक दर पर ऋण देता है, और रमा उस कर्ज को भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है। ठीक है, इस 3 कंडीशन हमने देख ली। एक जिसमें उसने इस बात का जो है कंडीशन क्या रखी थी कि जो भी आपकी फसल होगी मैं आपको ऋण दूंगा, आपने फसल मेरे पास ही बेचनी है। दूसरी क्या करता है, वो क्या करता है इसमें दूसरी कहानी में क्या देखते हैं, अगर इस घटना में देखें तो वो क्या करता है, अरुण जो है भंडार गृह में आलू जो रखे हैं वो जो आपका स्टॉक है उस स्टॉक को ऋण की शर्त रखता है। और इस रमा क्या करती है, वो क्या रखती है कि मैं अब उसके घर में काम करके उसके सारे कर्ज को वापस लौटाऊंगी। यानी कि तीनों जो अलग अलग घटनाएं हैं, तीनों में अलग अलग तरीके से ऋण की क्या रखी गई है, शर्तें रखी गई हैं।
ठीक है। उसके बाद आगे ये है सहकारी समिति। बैंकों के अलावा जो है आपने देखा होगा ऐसे गांव हैं, ऐसी जगह है जहां पर बैंक नहीं है, तो वहां पर सहकारी समितियां हैं। तो ये सहकारी समितियां कैसे काम करती हैं हम देखते हैं कि सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्रित करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव हैं, जैसे किसानों, बुनकरों और उद्योग के मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां। किस किस की हैं? किसानों की, बुनकरों की और औद्योगिक मजदूरों आदि की। कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नजदीक एक गांव में काम करती है। इसके 2300 किसान सदस्य हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि ये किसान अपने ही पैसे से कैसे जो है उस अपने सारे पैसे को इकट्ठा करके जो है वो क्या रखेंगे, ऋण की शर्त रख लेते हैं और फिर बैंक से आगे पैसा लेते हैं इसमें। ठीक है, सेम उसी कंडीशन में है ये, लेकिन चेंज है इसमें, इकट्ठे जो है कई व्यक्ति होते हैं। तो इसमें क्या है, 2300 किसान सदस्य हैं। यह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है। इस जमा पूंजी को ऋणाधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया। इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है और यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू हो जाता है। ये ऋण की क्या है, एक अलग शर्त है, जो क्या है, सहकारी समिति है। तो इसके बाद जो है हम आगे देखते हैं, भारत में जो है ऋण दो तरीके से लेते हैं लोग ज्यादातर। उसके दो स्रोत हैं, दो सोर्स हैं हम कह सकते हैं। एक है औपचारिक ऋण स्रोत और एक है अनौपचारिक ऋण स्रोत। तो हम देखेंगे, ये है भारत में औपचारिक ऋण स्रोत। तो औपचारिक, ये देखना आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, जो औपचारिक ऋण स्रोत का डायग्राम दिया गया है, ये देखिए, इसमें ये जो है, यहां से हम देखते हैं, ये जो नीला है भारत में कब का है, ये 2012 में भारत में 1000 ग्रामीण परिवारों के साख के स्रोत, यानी कि 1000 व्यक्तियों के चेक किए गए कि उन्होंने पैसा कहाँ से लिया है लोन के रूप में। तो वो देखेंगे, तो इसमें देखिए ये नीला जो दिखाया है ये 1% है। तो 1% इन लोगों ने सरकारी लिया है और उसके बाद उसके ये जो है, ये जो 25% हिस्सा ये यहाँ पर लिखा है, ये सहकारी समितियां द्वारा ने बैंक से लिया है। ये व्यवसायिक बैंक है 25%। ये फिर यहाँ पर देखें 5% अनौपचारिक स्रोत से लिया गया, 1% फिर जमींदार से लिया गया, 33% सबसे ज्यादा साहूकारों से लिया जाता है। और ये जो है 8% तो किससे लिया गया है लोन, उन्होंने रिश्तेदार और मित्रों से लिया है। और ये 2% अनौपचारिक स्रोत से लिया गया है। ठीक है, तो ये 1000 परिवारों का 2012 का सर्वे है जिसमें बताया गया है कि उन्होंने कैसे लिया। अब हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों से लिया जाता है कर्ज, यानी कि औपचारिक ऋण स्रोत क्या होता है, जिसमें बैंकों और सहकारी समितियों से कर्ज लिया जाए। और अनौपचारिक ऋण स्रोत क्या होता है, जिसमें उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। तो ये चित्र के माध्यम से आपको पूरा दिखाया गया है औपचारिक और अनौपचारिक। अब देखेंगे कि क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्र से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्र से। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। जितने भी बैंक हैं उनके ऊपर नजर कौन रखता है, भारतीय रिजर्व बैंक। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं और आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नजर रखता है बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है, यानी कि उसने 15% रखा है नहीं, ये कौन देखता है, रिजर्व बैंक देखता है। आरबीआई इस पर भी अपनी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किन को ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या है। ब्याज की दर सब जो है रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। अब अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। दोबारा से समझेंगे, औपचारिक जिसमें बैंक ऋण देते हैं और उनके ऊपर नजर रखने के लिए आरबीआई जो है रिजर्व बैंक है, जो इस बात को ध्यान देता है कि बैंक जो है सभी व्यक्तियों को बराबर दर पर लोन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं।
और जबकि जो अनौपचारिक ऋण स्रोत है उस पर कोई भी देखरेख करने वाली संस्था नहीं है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई भी नहीं है। मान लो आप किसी जमींदार से पैसा लेते हैं उधार, और जब आप जमींदार को पैसा वापस नहीं लेते तो वो किसी भी तरीके से आपकी जमीन भी ले सकता है, आपसे ज्यादा पैसा भी ले सकता है, उसके बदले में आपके घर से वो कोई कीमती चीज भी ले सकता है। उसको देखने वाली कोई भी संस्था नहीं है। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदार को अधिक महंगा पड़ता है। मैंने बताया कि कौन सा महंगा पड़ता है, अनौपचारिक, जिसमें वो अपनी मर्जी से कितना भी परसेंट आपसे इंटरेस्ट ले सकते हैं। अब हम चलेंगे औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है। शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है, आलेख में दिखाया गया है। हम नीचे इसको देखते हैं जो हमने पीछे आपको दिखाया था। हम पीछे यहां से देखते हैं पहले इसको, और यहाँ देखेंगे हम कि इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं, वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। अब इसको देखिए डायग्राम को, ये क्या है, शहरी परिवारों द्वारा लिए गए ऋण का कितना प्रतिशत औपचारिक है तथा कितना अनौपचारिक है। ठीक है, जो गरीब परिवार हैं वो क्या करते हैं, इसको पूरे को देखिए। गरीब परिवार क्या करते हैं, जो आपको नीला भाग दिखाई दे रहा है, वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा, ज्यादा से ज्यादा लोन, यानी कि 85% लोग जो हैं अपना ब्याज अनौपचारिक स्रोत से लेने हैं, यानी कि बैंक या सहकारी समिति से नहीं लेते बल्कि अन्य लोगों से वो लेते हैं, जिस पर उनको ब्याज की दर अधिक देनी पड़ती है, क्योंकि इनके पास ऋण आधार नहीं होता, ऋण की शर्तें पूरी करने के लिए इनके पास कोई चीज नहीं होती, इसलिए ये अनौपचारिक ऋण जो है स्रोत से लोन लेते हैं। और केवल 15% जो है लोग, गरीब लोग जो है वो बैंकों से ऋण लेते हैं। फिर जिनके पास कम संपत्ति है वो क्या करते हैं, उनमें से भी 53% परिवार जो है वो अनौपचारिक से लेते हैं और 47% अनौपचारिक से लेते हैं। फिर जो समृद्ध परिवार है वो ज्यादा किससे लेते हैं, वो औपचारिक से ज्यादा लेते हैं और अनौपचारिक से कम लेते हैं। और अमीर परिवार यानी कि जो बड़े बड़े उद्योगपति है, पूंजीपति हैं, वो सारा का सारा 90% लोग जो है वो सारे के सारे वो लोन जो है बैंकों से लेते हैं। बैंकों औपचारिक स्रोत यानी कि बैंक से वो लोन लेते हैं। तो जब हम देखेंगे आगे की तरफ हम चलते हैं, और आगे ये देखिए, ये सब जो है यहाँ पर आ जाएंगे हम। ये हमारा क्या है, एक नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बाद औपचारिक अनौपचारिक ऋण स्रोत के बाद ये है निर्धनों के स्वयं सहायता समूह, की जो निर्धन व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, वो भी ऐसे लोन के लिए इस साख को अपनी लेने के लिए क्या करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। तो ये क्या है कि भारत में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है, जहां कहीं मौजूद भी है, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है ना। जैसा कि आपने मेघा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के ऋणाधार की विशेष कागजों की जरूरत पड़ती है। देखा होगा आपने कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज बैंक को दिखानी पड़ती है। हमें बराबर में ऋणाधार रखने के लिए कुछ गिरवी रखने के लिए सामान चाहिए, कुछ गारंटी चाहिए, गारंटर व्यक्ति चाहिए, अच्छी इनकम चाहिए, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बैंक जो है वो देखता है। लेकिन अगर हम देखें कि अगर अनौपचारिक ऋण स्रोत से लें तो ब्याज हमें महंगा देना पड़ता है, लेकिन हमें जो है कर्ज की जो चीजें हैं वो कम दिखानी पड़ती हैं। तो इसलिए ज्यादातर व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है, वो अनौपचारिक ऋण स्रोत जो है औपचारिक तरीके से ऋण नहीं लेता बल्कि अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेता है। तो बैंक से कर्ज लेने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो ऋणाधार की अनुपलब्धता का एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं। लेकिन महाजन ब्याज की क्या करते हैं, ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, है ना, क्योंकि वो कुछ ऋणाधार नहीं लेते, इसलिए लेन देन को लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों से उधार लेने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। कि विशेष स्वयं सहायता समूह, यानी कि जो उन्होंने क्या किया, गरीब व्यक्तियों ने जो उनको मोटा ब्याज पर जो अनौपचारिक ऋण स्रोत मिलता था उसका एक हल ढूंढा, और वो हल क्या है, स्वयं सहायता समूह। तो इसमें क्या करते हैं, वो एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक परिवार के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपए से लेकर 100 रुपए या अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करती है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्ष के बाद अगला समूह नियमित रूप से बचत करता है और समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। बैंक समूह के नाम पर दिया ऋण जो है वो समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वयं रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। उदाहरण के लिए देखेंगे, सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज, अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरतें जो है, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हाथकंघा उद्योग, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिया जाता है। बचत, ये देखो, ये जो है आप देखेंगे इसमें ये सारी जो लेडीज हैं ये इकट्ठी मिलकर हर महीने अपनी अपनी बचत करती हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए तक, और फिर इकट्ठी जो है उस सारी जमा राशि को बैंक में जमा कराकर उस पूरी राशि के ऊपर जो है ये लोन लेते हैं। तो इसमें इसको कम ब्याज देना पड़ता है। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं और समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। ठीक है, और ये एक बैंक का एग्जाम्पल दिया है और ये हमारा आ गया चैप्टर का सारांश। इस अध्याय में हमने क्या क्या देखा है, हम देखे मुद्रा के आधुनिक रूपों, बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा, जमाकर्ता अपना बैंकों में धन कैसे करते हैं, कर्जदार कैसे ऋण लेते हैं, ऋण की सकारात्मक परिस्थितियां, ऋण की नकारात्मक परिस्थितियां, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत। ठीक है, उसके बाद अमीर परिवार जो है औपचारिक ऋण से लेते हैं और गरीब जो है अनौपचारिक से लेते हैं, और उसके बाद सहकारी समितियों के बारे में बताया, और उसके बाद हमने लास्ट में देखा है स्वयं सहायता समूह, यानी कि जो हम स्वयं सहायता समूह है उनसे भी ऋण, तो इकट्ठे मिलकर जो है ऋण को लेते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था मुद्रा और साख। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया और इस तरह आप इस एनसीईआरटी बुक के द्वारा अपने चैप्टर को तैयार कर सकते हैं।